Okay, hey, all right, and welcome to all in today's The Hindu न्यूज़पेपर डिस्कशन नाउ। आज के इस न्यूज़पेपर में यानी कि 25 जनवरी 2023 से हम न्यूज़पेपर डिस्कशन को पेज वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हर एक पेज में न्यूज़ रहती है, कौन सी न्यूज़ कौन से पेपर के लिए रहेगी हम GS1 सेक्शन वाइज करेंगे और हर एक न्यूज़ से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसकी आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस PDF नोट्स शेयर भी करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में हर एक पेज में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, दूसरा है लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। ये आप अपने प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और कौन सी न्यूज़ आई है जो इम्पोर्टेंट है, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हर एक पेज में से न्यूज़ हमने एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए बनाई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, बट विदाउट मूविंग फर्दर हम आपको नोट्स शेयर करते हैं, नोट्स दिखाते हैं कौन कौन से आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, जो आपके आज 25 जनवरी 2023 के नोट्स बनेंगे हिंदू न्यूज़पेपर के। तो देखिए आज कौन कौन से नोट्स हम पढ़ने वाले हैं 25 जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर के। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, इसके साथ साथ ही LOC क्या है, LAC के बीच में डिफरेंस क्या है, और GM मस्टर्ड क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन अपने पहली न्यूज़ से। साथ ही साथ ये एक नया चैनल है जहां पर आपको सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा, तो और सीक्वेंस वाइज मिलेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली के बेसिस पर मॉर्निंग पर एक न्यूज़पेपर अटैच आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एज अपकमिंग डेज़ में UPSC 2023 के लिए 2024 के लिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर की कमी नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, देखिए केंद्र सरकार के यानी कि यूनियन मिनिस्टर हैं एक किरण रिजिजू, ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, कौन है, किरण रिजिजू। अब इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट पर क्या उठाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट है, 5 का ग्रुप है जिसमें 4 जो हैं जजेस होते हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब यही 5 का ग्रुप क्या करता है कि हाई कोर्ट का कोई किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के जज में बदलना है, मतलब उनका ट्रांसफ़र करवाना है, उनका प्रमोशन करवाना है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, इवन कोई एडवोकेट है, ये चीज़ याद रखना, इवन कोई एडवोकेट है अगर उसको जज बनाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का कौन करता है, कॉलेजियम सिस्टम ही बताता है। पर अभी हुआ क्या, हमेशा ही जो है वॉर चलते आया हुआ है, जैसे एक बड़े भाई और एक छोटे भाई में होता है कि अरे ये रिमोट में चलाऊंगा, ये बकेती में कर रहा हूँ, बट बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सरकार कैसे चलती है। देखो एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, ठीक है, एक होता है जुडिशरी। मैं आपको सबसे पहले अभी का मुद्दा बता देता हूँ कि ये न्यूज़ आई क्यों है, क्यों हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि अभी जो यूनियन के लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, इन्होंने ये बोला है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके जो डेटा हैं वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर देता है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। सोच रहे हो IB और रॉ का डेटा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पुट सर्टेन पोर्शन ऑफ सेंसिटिव रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक साफ तरीके से हमारी जुडिशरी पर एक आप एक्यूजिशन लगा रहे हैं कि आपने कुछ पोर्शन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था IB का और रॉ का, उसको आपने पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया है। तो ऐसा जुडिशरी को नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। अब देखो, अब ये तो एक वॉर हो गया एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पर मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील की है वो कॉलेजियम सिस्टम ने की है,
और यहाँ पर इसी एक न्यूज़ में एक टर्म आया हुआ है जिसे कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। अब ये कमेटी क्या थी? अभी तो ये खारिज हो गई है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 99 संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, राइट। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। ये न्यूज़ क्यों है? ये न्यूज़ इसलिए है, एनजीएसी मैंने बता दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताता हूँ, इस न्यूज़ से जुड़े हुए फैक्ट जो कि आप किस अपने जीएस नोट्स में डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स का डिस्कशन। तो बात आती है कॉलेजियम सिस्टम की। आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने जो सेंटर का एग्ज़ाम है यूपीएससी या स्टेट का एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का आप पीसीएस देते हैं तो उसके लिए दोनों के लिए यूज़फुल है। यूपीएससी पॉलिटी जीएस पेपर 2। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि 5 लोगों का ग्रुप है। अब 5 कौन ग्रुप होंगे? जुडिशरी के टॉप 5 जजेस, ठीक है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस। ये 5 जजेस मिलकर क्या करते हैं? जो नए जजेस हैं उनको अपॉइंट, किसी जजेस को बढ़ाना है, प्रमोशन देना है, किसी लॉयर को सिंपल सी बात है जज बनाना है। तो ये सब कौन काम करता है? कॉलेजियम सिस्टम। तो कोई कहेगा व्हाट इज़ अ कॉलेजियम सिस्टम, तो आप कहोगे ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक 5 मेंबर का ग्रुप है जो कि काम करता है अपॉइंटमेंट एलिवेशन ऑफ जजेस में, राइट। एक चीज़, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब होता क्या है, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसकी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को बाइंडिंग होती है। अगर कॉलेजियम सिस्टम ने ये बोल दिया, 5 ग्रुप के जजेज ने ये बोल दिया कि हाँ आप इस एक्स नाम के बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, तो केंद्र सरकार को बनाना ही पड़ेगा। पर पहली चांस में नहीं, पहली चांस में केंद्र सरकार रोक सकती है, बट सेकेंड टाइम में जो रिकमेंडेशन है कॉलेजियम सिस्टम की केंद्र सरकार में वो बाइंडिंग होगी, यानी कि पर्टिकुलर जज या लॉयर को प्रमोशन दिया जाएगा। बट एक क्वेश्चन क्या आता है कि केंद्र सरकार के पास एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है कि कब तक ये इनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट करेगी। ये तो थोड़ा सा इशू बना रहता है। तो कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करती है? बहुत सिंपल सी बात है कॉलेजियम सिस्टम का काम करना। कॉलेजियम सिस्टम 5 ग्रुप का एक ग्रुप है, 5 जजेस का एक ग्रुप है, जिसमें वो लॉयर के नाम और जजेस के नाम केंद्र सरकार को देती है। इन रिस्पॉन्स केंद्र सरकार क्या करती है? उनको अपॉइंट कर देती है, राइट। तो कॉलेजियम सिस्टम आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिए ये पहला पेज है द हिंदू न्यूज़पेपर का। अगर आप देखोगे ये रेसलर फेडरेशन वाला प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हमारे न्यूज़पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के काम का नहीं है, हमारे काम का यही था। ये आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, आपको नहीं करना है। एक और मैं बता देता हूँ, डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अभी उन्होंने एयर इंडिया पर 10 लाख का फ़ाइन बनाया है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये इतने फ़ाइन रेगुलर बेसिस पे क्यों लगाए जा रहे हैं बाय द डीजीसीए अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी क्यों कर रही है ऐसा। अभी आपको नेपाल में एक क्रैश पता चला होगा, तो सिमिलर ऐसे ही रेगुलेटरी मेथड चलाती है डीजीसीए। कहीं पर भी आपको कोई भी नेग्लिजेंस आप शो कर रहे हैं तो डीजीसीए आपकी और आपकी एयरलाइन पे क्या कर सकती है? फाइन लगा सकती है। बाकी पहले पेज का हमारा महत्व सिर्फ इस न्यूज़ का था। बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो ये आम आदमी पार्टी वाला है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं रखता। ये वाली न्यूज़ मतलब नहीं रखती। फिर से ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपको इसको देखना भी नहीं है, कोई बकेती नहीं करनी है। बट अगर आप देखिए, जब भी बात आती है पॉलिटी की, गवर्नेंस की, यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की, तो यहाँ पर इस मुद्दे को आप अपने उस मेंस में इंक्लूड कर सकते हो। अभी दिल्ली की हाई कोर्ट ने, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन ऐड
कराए देता हूँ, जो आपको नोट भी कर लेनी है। अभी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ जितनी हैं उनमें से सिर्फ एक ही का हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट 1966। ठीक है, इस दौरान से दिल्ली में एक ही हाई कोर्ट किस यूनियन टेरिटरी का है? दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है। अब जब हाई कोर्ट है तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के रूल्स बनाए जा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है? कोर्ट में कुछ प्रोसीडिंग चल रही है, मान के चलिए एक एग्जांपल, दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, सुखबीर सिंह संधू। ये कोई भी रैंडम पर्सन है, किसी दूसरे नाम के साथ आपको अटैच नहीं करना, वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट। सपोज इसकी कोई पेशी चल रही है तो लाइव स्ट्रीम कराई जाएगी। बट क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि कहाँ पर लाइव स्ट्रीम हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं, जैसे घर परिवार के मामले, चाइल्ड एडॉप्शन जैसा मामला कि किसकी कस्टडी, ये बच्चा मेल के पास जाएगा या मदर के पास जाएगा, फादर के पास जाएगा, ये सब चीज़ें। इवन सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले मैटर भी हम लाइव स्ट्रीमिंग अलाउड नहीं करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। बट मैटर तो ये कर रहा है ना कि यार हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीम अगर हम करवा रहे हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। ऑलरेडी अगर दूसरी हाई कोर्ट इसको करा रही है तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। अब लाइव स्ट्रीमिंग करने के फ़ायदे अगर इतने सारे कर रहे हैं तो फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं यार? आप अपने मन से 2-4 पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि लाइव स्ट्रीम के फ़ायदे क्या हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगा। सबसे पहले, पब्लिक अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, एक तो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ जाती है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या काम कर रही है भाई। पब्लिक को पता चल जाता है जुडिशरी कैसे काम करती है, हमको ये न्याय दिलवाएगी, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे जुडिशियल एजुकेशन भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बहुत सारे वल्नरेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग जानना ज़रूरी है। हमारी जुडिशियल जुडिशियल एजुकेशन को जानना ज़रूरी है। तो जब भी वल्नरेबल सेक्शन की बात आती है तो आप पक्का ये इंक्लूड करें, ये एश्योर करें कि यस, जुडिशियरी एक ऐसी चीज़ है जो उनको हेल्प करेगी, राइट। तो ये भी आपको मिल गया है। अब कोई बोलेगा यार चैलेंज भी बताओ, ये तो चलो फ़ायदे हो गए, फ़ायदे आप बता सकते हैं। चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है यार, हमारे जो जजेस हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक्चुअल में इतना स्टाफ अच्छा नहीं है कि यार लाइव स्ट्रीम करवा दे वो। अभी का देखो, 5th क्लास का बच्चा अगर कोई नया इस जनरेशन का है तो उसको बोलो झट से फट से करवा दे, इंटरनेट वो करवा देगा। बट अभी जो हमारे जो पुराने जजेस हैं, जिनको अभी इवन टेक्नोलॉजी, अभी अगर आप देखेंगे 2000 के 2000 समय था, 2000 वर्ष, इस समय के टाइम में, अभी तो 2023 चल रहा है, यानी कि करीब अब से 20 से 25 साल पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग दिए जाने की बात की जा रही थी। इससे बाद में 2000 तो बहुत जल्दी हो गया। इवन उत्तराखंड जैसे राज्यों में 2005 2010 के बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई। सोच रहे हो, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको कंप्यूटर देना शुरू किया गया कि हाँ भाई अब आप इसमें करो, आप फाइल में मत करो। तो ये एक स्टाफ का जो है नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि एक्सपर्टीज़ आपकी बहुत ज़्यादा कम है, तो इस पे भी काम करना पड़ेगा, राइट। तो सेकंड पेज में भी और काम का नहीं है, हमने इसमें भी आपको डिटेल में बता दिया, वो मेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आफ्ताब किल्ड लिव इन पार्टनर, ये किल्ड, ये आपको कोई काम की बात नहीं जाननी है, ठीक है। और ये दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर तो है, पुदुचेरी में भी है। तो यहाँ पर एलजी और जो चुनी हुई सरकार यानी कि केजरीवाल के बीच में भिड़ंत तो चलते रहती है। ये तो रिपीटेड टॉपिक है, ये आते रहेगा, कभी हम करेंगे इसको, ठीक है। बट अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब यूनियन टेरिटरी दिल्ली के बारे में पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है।
मास मोर्टेलिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स, मास मोर्टेलिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स इन आंध्र प्रदेश रेजेस कंसर्न। चलो पहले तो मैं इसको तो पढ़ाऊंगा, बट ये देखो, यूथ आउटफिट डिफे बैन टू होल्ड पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी। कुछ काम का नहीं, सब पॉलिटिक्स से घिरी हुई चीज़ें हैं। आधे से ज़्यादा पेज में ऐड दिए हैं, मैं पढ़ाऊँ क्या इसमें, है ना। आधे से ज़्यादा देखो न्यूज़ कम आने लगी है, पैसा ज़्यादा छापने लगे हैं। ये देखो जनरल, चीफ रिस्क, हालांकि ठीक है ज़रूरी है, पर हम जो अपने काम की है वो पढ़ेंगे। काम की क्या हो जाती है, मास मोर्टेलिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स इन द आंध्र प्रदेश रेजेस कंसर्न। ऑलिव रिडले टर्टल्स, इनका साइंटिफिक नाम है लेपिडोचेलिस ओलिवासिया। हो क्या रहा है, वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिल रही है। जो मृत शरीर हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स के, इन कछुओं के आंध्र प्रदेश के बहुत सारे रीजन्स में मृत पाए जा रहे हैं। हालांकि ये एक ब्रीडिंग इनका स्पॉट है, जैसे ब्रीडिंग स्पॉट, यानी कि एक तरह से रिप्रोडक्शन यहाँ पर ये करते हैं, बट किसी वजह से इनकी डेथ हो रही है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। एक्चुअल में ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में हम करते हैं, बट इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड है भाई साहब, यहाँ पर रिप्रोडक्शन ये करने आते हैं कहीं दूर से। आधे से ज़्यादा लोग मारे गए, किसके, ये टर्टल्स के। इसके पीछे का कारण पहले से भी बताया जा रहा है कि मरीन और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द डेथ ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। नाउ ऑलिव रिडले टर्टल्स, these are the migratory turtles species that come to India for nesting during winter। देखो अभी चल रहा है आपका ठंडा, जनवरी के दिन चल रहे हैं, तो भारत वाले हेमिस्फीयर में। अब ये बताओ आपके लिए, जहाँ तक जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो बताइए, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है या साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। जिस भी हेमिस्फीयर में आता है उसका नाम लिखना है। और बहुत सारे बच्चों को ये नोट्स चाहिए होंगे, तो आपको एक ही व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना है 7505134891। जो पिछले ऑलरेडी पेड यूज़र हैं उनको ये नोट्स फ्री में दिए जाएंगे। जो नए यूज़र हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे वो डिटेल दे दी जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में बात करते हैं। ये एक तरह से माइग्रेटरी टर्टल स्पीसीज़ हैं जो भारत में आती हैं रिप्रोडक्शन के लिए और ठंडों के टाइम पे, ठीक है। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये जो है मास नंबर पे नेस्टिंग करती हैं, जिनको दे आर नॉन फॉर दियर सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग। समझ में आ रहा है, एक साथ ग्रुप में ये जो है मास नेस्टिंग करती हैं, जिसको एरीबेडास कहते हैं, ठीक है। ये टर्म है। हैबिटाट, ये गर्म में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रॉपिकल वाटर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अब सोचो विंटर टाइम में, सोचो जो साइबेरियन इलाके हैं या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ ठंडा होता है, तो ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में आते हैं। सोचो जहाँ गर्मी है, इवन समुद्र पार पार करके आते हैं, 7 समुंदर पार ये करके आते हैं। IUCN का स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। ये आपको याद रखना है, UPSC प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इवन इसको प्रोटेक्शन भी दी गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल फर्स्ट में इसको डाला है। तीसरा इसको साइट्स, 3 आपको ये चीज़ें याद रखनी ही पड़ती है। तो आप इसको क्या करो, इसको ऐसे याद रखो, VII। जब भी टर्टल की बात आएगी 7 याद रखो। आप कहोगे यार 7 क्या है सर, मैं कहूँगा ट्रिक है। IUCN, V मतलब वल्नरेबल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 शेड्यूल फर्स्ट, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप ये आपको न्यूज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ अबाउट एडिटोरियल्स। तो आज के एडिटोरियल शुरू कर देते हैं। एडिटोरियल आपके वही काम के हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे। नॉलेज लेने के लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगी, बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एडिटोरियल पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला एडिटोरियल अगर आप देखेंगे
इट इज़ अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडिया शुड इंगेज पाकिस्तान इफ़ इट इज़ कम फॉरवर्ड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। अगर पाकिस्तान आगे आता है, हाथ बढ़ाता है एक हाथ, तो इंडिया को भी पाकिस्तान के लिए एक हाथ बढ़ाना चाहिए, ऐसा ये मोटा मोटा आर्टिकल कह रहा है। अब आर्टिकल में मैं थोड़े से कुछ इश्यू बता देता हूँ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा तो आप सबको पता है यार, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 आया था, उसके तौर पर जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर है भाई साहब, जैसे केजरीवाल हैं, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में कुछ नहीं है। बट जो सिर्फ कश्मीर वाला रीजन है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर चाहिए, पर इंडिया में तो आपको पता ही है ऐसे कैसे दे देंगे। यहाँ तो इंडिया वाले कैसे दे देंगे भाई साहब, पाकिस्तान को ही कब्जा कर लें वो पूरा, है ना। और इवन अभी मैं श्रीलंका वाला भी आर्टिकल बता रहा हूँ, श्रीलंका को भी इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। सोचो, अब हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर दबदबा बनाएंगे, सोचो कितना ज़्यादा साउथ एशियन कंट्रीज़ में हम जो है, एक तो हमारी सॉफ्टवेयर इमेज तो बढ़ेगी, इवन हार्ड जो इमेज है वो भी बढ़ जाती है। हार्ड इमेज कैसे बढ़ती है? हार्ड इमेज होता है वॉर के थ्रू, यानी कि जैसे रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो उसकी हार्ड इमेज बढ़ रही है कि अरे ये तो पावरफुल है। बट सॉफ्ट इमेज बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि ड्यूरिंग क्राइसिस मान के चलो, श्रीलंका में क्राइसिस आता है, ये चलता है तो इंडिया मदद करता है। नेपाल में अर्थ क्यों करता है, मदद कौन करता है? इंडिया। तो कल्चर के वजह से शाहरुख खान की मूवी चलती हैं, ये चल रही हैं, तो ये सब एक सॉफ्ट इमेज बढ़ाने का जरिया है। ये यूपीएससी मेंस में आप लिख सकते हो। चलिए हम ज़्यादा टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहला इश्यू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इश्यू चल रहा है, दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक, और इवन दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक, राइट। दूसरा यार, पाकिस्तान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तौर पर पूरी तरह टूटा हुआ है। आईएमएफ के पास जाता है, भाई साहब पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। यूएई के सामने हाथ जोड़ रहा है, सऊदी अरेबिया, चाइना सोच रहा है कि इनसे हेल्प मिल जाएगी। अब सोचो, जो बंदा अपना लोन रिपे नहीं कर रहा, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, दोबारा ये कंट्री कैसे दे सकती है? आईएमएफ बेल आउट पैकेज, आईएमएफ से ये सोच रहे हैं कि एक बार पैसा मिल जाए हम अपना लोन चुका दें, पर आईएमएफ भी क्या करता है, सिक्योरिटी कंट्री की जो रेटिंग्स हैं उसके हिसाब पे लोन देता है। इवन पाकिस्तान, अब अफ़गानिस्तान में तो तालिबान चल रहा है भाई साहब, अब तालिबान तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ पंगे लेता है, तो टेरर थ्रेट इसको बॉर्डर एरिया में है ही। इतनी सारी पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, फिर भी सोचो उनको कश्मीर चाहिए, ऐसे कैसे? अब इंडिया वहीं टॉप लेवल एससीओ की समिट के लिए प्रिपेयर हो रहा है, G20 की प्रेसिडेंटशिप मिल गई है, सोचो कितनी बड़ी बात है। और एट द एंड जितना भी चीज़ें सही होंगी, कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में एज वेल एज मेंस में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर रिलेशन सही करने हैं, हालांकि हमें तो ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान की है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही जो है सही हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कैसे सही हो सकते हैं, थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, राइट। चलिए एक और है, नया आर्टिकल कहता है कि 83rd ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जयपुर राजस्थान में हुई, और यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने क्या बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल का पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब जो हम चुने हुए लोग हैं, यानी कि एमपीज़ हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं किससे? जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को तो बोला जाता है अपॉइंट किया जा रहा है, पर जो चुने हुए लोग हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, ये इन्फीरियर है। मतलब कुछ ऐसे कोट आए, बट ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। रेदर देन आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ो, आप इकोनॉमी ये पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ो। समझ में आ रहा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, और क्यों आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी है। अभी तक आपका देखो, हिंदू न्यूज़पेपर कुछ ऐसे पढ़ो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी आए, ना कि आप सिर्फ
पढ़ते रहो, जो आपके काम आ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ना है। इस बार सबसे बड़ी बात है हॉकी इंडिया कैंपेन इन इट्स सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव हॉकी वर्ल्ड कप। इस बार भारत में हो रहे हैं यार वर्ल्ड कप, बड़ी बात है। बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में और कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में। और ये पूछा जा सकता है कलिंग और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है। तो भारत की हॉकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, ये हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद ओपिनियन है, ओपिनियन आपको नहीं करना कि तमिलनाडु में जो महिलाएं हरी सब्जियां खाती थी वो अब क्यों कम हो रही हैं। भाई साहब कोई ऊपर से नीचे तक का कोई लेन देन नहीं है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये पूछा ही नहीं जाएगा। बट ओपिनियन पेज में ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, सबसे पहले ये क्या है, फिर इसके नोट्स में भी डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक रीजन है भाई साहब बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक रीजन है, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर सूखा बहुत चलता है। तो उसी सूखे क्षेत्र को पानी देने के लिए वाटर सिक्योरिटी, सोशल और थोड़ा पिछड़ा इलाका भी है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछली बार इसकी तय करी थी कॉस्ट 44,000 करोड़ रुपए। और ये प्रोजेक्ट दो लोगों का है, यानी कि एक केंद्र सरकार का जिसे आप नेशनल लेवल पर बोलते हैं, एक राज्य सरकार का जो है मध्य प्रदेश की सरकार। ये लोग क्या करने वाले हैं, केन रिवर को बेतवा रिवर से मिला देंगे, एक कैनाल टाइप की बना देंगे। और इस कैनाल के वजह से बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, उसको पानी मिलेगा। सोचो अब ये पानी मिलेगा कैसे भाई साहब, एक डैम है दौधान डैम। आपको ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दौधन डैम, या अपने बेसिस पर इसको पढ़ो, दौधान डैम कौन सी रिवर है, केन या बेतवा में है। ये किस में है, केन में। दौधान डैम केन के पानी को रोके रहता है, वहाँ से जाएगी कैनाल और केन से ये पानी बेतवा तक जाएगा। बट एक इशू यहाँ पर ये है कि जो ये डैम बना हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बना हुआ है। माना जा रहा है कि पन्ना वाली एरिया में भी पानी की कमी हो सकती है। आप ऐसे फैसले कैसे ले रहे हैं। तो एक तो फैक्ट याद करो, दौधान डैम केन रिवर में है, ये कैनाल को पानी पहुंचाएगा। और माना जा रहा है कि ये 6.3 लाख हेक्टेयर की ज़मीन को सिंचाई कर देगा। बट पन्ना में, पन्ना टाइगर रिजर्व में वाटर सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है, ठीक है। पहला तो ये इश्यू हो गया। दूसरा मैं बात करता हूँ, अब जैसे यहाँ पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनेक्ट किया है। उसके आधार पर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो एक ऐसा सेक्शन है, ये बोलता है कि सेक्शन 29 और सेक्शन 35/6 ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है। इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये बोलता है कि बिना प्रायर अप्रूवल के ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर यार ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे क्या है, डैम बना देना, बिल्डिंग बना देना, रोड बना देना। आदमी का काम ही क्या है, यही करेगा। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ बोला जा रहा है कि कुछ डाइवर्जन करना, किसी चीज़ को रोकना, नेचुरल फ्लो को रोकना। आउटसाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क इज टैबू अनलेस डूइंग सो इज डीम्ड टू बी नेसेसरी। जब ज़रूरत है भाई साहब तभी करो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में ये बोला है कि ज़रूरी नहीं भाई इसमें नेसेसरी है डाइवर्जन करना। तो तभी केन बेतवा प्रोजेक्ट में क्या लगा हुई है, रोक लगी हुई है, राइट। एक और ख़ास बात इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या है, यहाँ पर केन घड़ियाल सेंचुरी भी है जो कि बनाई गई थी, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड गैंगेटिक घड़ियाल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर कोई बोलेगा केन सेंचुरी इज़ फेमस फॉर घड़ियाल्स, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, केन के लिए ही। केन वाली ही नदी में कौन सा
जो डैम है दौधान डैम है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट अब आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, तो ये पूरा इश्यू है। एक तो सबसे पहले घड़ियाल वाला इश्यू, दूसरा वाला ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तीसरा वाला जो है बुंदेलखंड वाले रीजन में पानी तो मिलेगा बट खुद पन्ना टाइगर रिजर्व में वाटर सिक्योरिटी नहीं होगी। और दूसरी बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इस कानून के अंदर आ रहा है तो इस जगह पर तो बनाना मतलब इम्प्रूव नेसेसरी है। सुप्रीम कोर्ट की तीसरी ये आ गई है कि नेसेसरी नहीं है, समझ रहे हो। नाउ केन बेटवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में आप यूज़ कर सकते हो। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, वाटर रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिलेशन में आप इस न्यूज को यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया जो ड्रॉट प्रॉन एरिया है बुंदेलखंड रीजन जो कि उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आता है, यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की जो नदी है केन नदी, मध्य प्रदेश की जो नदी है केन नदी, वहाँ से एक कैनाल बेतवा नदी जो कि यूपी में है उसको जोड़नी है। एक कैनाल जाएगी, देखो मान के चलो कैसा, देखो ये केन है, मान के चलो ये बेतवा है। अब केन में बहुत ज़्यादा पानी है तो एक कैनाल बना देंगे, यहाँ से पानी कहाँ छोड़ेंगे, यहाँ पर। बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो केन वाले रीजन में दौधान डैम है वहाँ से पानी छोड़ेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है, उनको दिक्कत आएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर करनी नहीं है, उनको दिक्कत आएगी भाई साहब, है ना। चलिए, बट एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केन और बेटवा रिवर दोनों ही ओरिजिनेट कहाँ करती हैं, मध्य प्रदेश से। एक चीज़ दिमाग बांध के याद रखना, केन और बेटवा रिवर दोनों ही कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। ये दोनों ही सहायक नदी हैं यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। ठीक है, केन जो है यमुना से मिलती है बंदा ज़िले उत्तर प्रदेश में, और बेतवा जो नदी है वो हमीरपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में मिलती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न यानी कि संवैधानिक जो है चीज़ें भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्टिकल 262 ये किससे डील करता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से। अनुच्छेद 262, अगर दो राज्यों के बीच में पानी को, नदी को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो आर्टिकल 262 कहता है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही दूसरी कोर्ट इन मामलों में जो है आगे आएगी। ठीक है, इनके लिए कमीशन बनाए गए हैं, राइट, ये चीज़ याद रखना। तो आई थिंक ये भी आ गया। केन बेटवा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से। यहाँ केन का पानी किस में डालना है, बेतवा में, यूपी तक। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन। ओरिजिनेट दोनों एमपी से होती हैं बट बेटवा ज़्यादा कहाँ की नदी है, यूपी की। चलिए फिर ये भी हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अयोध्या सिटी, कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। डेली क्यूज़, देखो यहाँ पर डेली क्यूज़ आए हैं, अगर आप देखोगे ये दिस इज ए बुक पब्लिशिंग ये, और ये कल के भी दिए हैं। द एमी विनिंग होस्ट हैज़ इंटरव्यूड एवरी यूएस प्रेसिडेंट सिंस जेरल्ड फोर्ड, लैरी किंग। कोई मतलब है इसका यूपीएससी से, बताओ, कुछ मतलब नहीं है। पता नहीं कहाँ के क्यूज़ दे देते हैं ये पर्सन। द पर्सन रिप्लेस डेविड लेटरमैन एज द होस्ट ऑफ द लेट शो ऑन सीबीसी। अरे यार तुम यूएस के हो, यहाँ बकेती क्यों कर रहे हो, इंडिया की बकेती करो ना अगर डेली क्यूज़ देनी है तो। अब देखो ये नया है, इंडिया ने लॉस्ट किए 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, ये डेट है 22 दिसंबर 2022 की, करीबन एक महीने पहले की। यहाँ पर से बोला है जो ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन जहाँ पर अभी अभी हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया है एलएसी से, वो कंट्रोल नहीं होता है। दे आर नॉट बिंग पेट्रोल्ड एनी मोर बाई इंडियन ट्रूप्स, उसको पेट्रोल नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये आता है यार भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एलएसी है, एक एलओसी है। एलएसी चाइना में है या पाकिस्तान में, मुझे तो कंफर्म ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हैं। बट क्वेश्चन यही आता है, इंटरव्यूअर यही पूछ देता है छोटा सा हिस्सा, भाई साहब एलएसी और एलओसी के बारे में लिख दो भाई तुम 2 लाइनें, न्यूज़ पता चल गई ना। पेट्रोलिंग पॉइंट्स मतलब जो हमारी आर्मी है वो कम कर रही है पेट्रोलिंग। ठीक है, इवन अपना एरिया, टेरिटोरियल एरिया भी छीना जा रहा है क्योंकि चाइना का एग्रेशन है। चलो अभी मैं चाइना वगैरह नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। देखो डिफरेंस बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ एलओसी? दिस रिफर्स टू ए सॉर्ट ऑफ बॉर्डर ऑफ डिवाइडिंग पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी। एलओसी की जब भी बात आती है, लाइन ऑफ
कंट्रोल की बात आती है तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। एलओसी की लेंथ कोई पूछ दे तो आपको बोलना है 776 किलोमीटर। अब ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का जो ये रीजन है उससे ये बना है, और एलओसी का रीजन में करीबन करीबन कश्मीर का 45% आता है। तो एलओसी समझ में आ गया, कश्मीर से रिलेटेड है मुद्दा, इंडिया और पाकिस्तान से मुद्दा है। वहीं एलएसी, एलएसी है एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और चाइना के बीच में आता है ये टर्म। ये एक तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट है 1993 से, जहाँ पर दोनों ही देशों ने कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि कैसे अलग है एलएसी एलओसी। एक तो सबसे पहले कंट्री के बेसिस पर बोल सकते हो कि एलएसी और एलओसी का मुद्दा जो है वो दो अलग देशों के बीच में है। एलएसी वाला मुद्दा इंडिया पाकिस्तान, एलएसी वाला इंडिया चाइना, एलओसी वाला इंडिया पाकिस्तान वाला। बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। देखो, कश्मीर जब वॉर हुआ तो एलओसी निकल के आई 1948 सीज़ फायर में, जो कि यूनाइटेड नेशन ने भी उसमें मध्यस्थता की है। 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ दो देशों के बीच में, जहां पर इसको एलओसी बोला गया। ठीक है, इट इज़ आउटलाइन ऑन ए मैप बाय बोथ आर्मीज, राइट। द एलएसी, अब एलएसी क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, द टू नेशन डू नॉट एग्री ऑन इट, इट इज़ डिलिनेटेड मैप और डिमार्केटेड ऑन द लैंड। एलएसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। सोचो, जो दो देश, भारत कह रहा है कि मेरा आगे तक हिस्सा है, चाइना कह रहा है नहीं है, तुम्हारा तो सब कुछ ही मेरा है। अरे ऐसे कैसे? तो जो चाइना वाले हैं वो इडियट हैं एक नंबर के, राइट, क्योंकि उनका पास्ट, अभी हमारी जो पंचशील एग्रीमेंट है, सोचो उनसे पहले से ही अगर अच्छे रिलेशन होते तो साउथ एशिया कितना अच्छा बढ़ता, या एशियन कंट्रीज़ कितनी आगे बढ़ती। हालांकि हमने पीछे छोड़ दिया है चाइना को पॉपुलेशन में। ठीक है, चलो ये बकेती कर रहा हूँ मैं, पर एलएसी समझ में आ गया। एलएसी क्या है? एलओसी एक्चुअल में एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा साइन की गई है एक ट्रीटी है, जिसके वजह से दोनों देश एलओसी मानेंगे। बट एलएसी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दोनों देशों के अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट है। भारत कहता है कि मेरा यहाँ तक है, और चाइना बोलेगा मेरा यहाँ तक है। ठीक है, ये लद्दाख की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आई होप आपने ये वाला भी कर लिया है। नाटू नाटू नाटू, ये देखिए नाटू नाटू का जो सॉन्ग है उसको क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। तो जो बच्चे हैं, आप इस गाने पर वीडियो बनाइए और भेज दीजिए www.civilsyogi.com में। मजाक कर रहा हूँ। तो ये नाटू नाटू सॉन्ग में जो RRR मूवी का है, और 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ को नॉमिनेशन गई है। हालांकि बहुत कम होता है जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को पूछती है, बट नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो अच्छा भी है और ऑस्कर मिला है, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि इतना ज़्यादा नॉर्मल है कि क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो आप कर भी लेंगे उसको। ठीक है, बाकी ये पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। आंध्र प्रदेश, ये कुछ नहीं करना। एयर इंडिया को सैंक्शन लगे हैं, वही पता है। ठीक है, चलिए ये करते हैं। व्हाट इफ रिस्क ऑफ कॉमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड इज इरिवर्सिबल? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, सरसों। सोच रहे हो इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी फसल जो एक्चुअल में एक अच्छी फसल है, उसके जीन्स को मॉडिफाई करके एक ऐसी फसल बनाई जा रही है। मतलब एक ऐसा पौधा बनाया जाएगा जिसको बीमारियां नहीं होंगी, जो खाने से आपको दुगनी पावर मिल जाएगी। तो जीएम मस्टर्ड है भाई। बट क्वेश्चन ये आता है, इनसे कितनी बीमारियां हो सकती हैं अगर इसको कॉमर्शियली बेच दिया गया? क्या होगा अगर इसका जो रिस्क है इरिवर्सिबल होगा? सोच रहे हो, मतलब रिलीज कर दिया, मान के चलो जीएम मस्टर्ड, एक सरसों का पौधा, लोग घरों में सब्जी बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, जनरली तो तेल बिकता है। सपोज मान के चलो कॉमर्शियल यूज़ लोगों ने अपने खाने में यूज़ कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जीन चेंज कर दिए हैं। सोचो, जैसे ह्यूमन में ये क्यों कर रहे हैं? ताकि उस पौधे को बीमारी ना हो। सोचो, कभी बीमारी ना हो, पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो पानी की भी प्यास ना लगे उसे,
उस पौधे को। समझ में आ रहा? बट क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया कि क्या होगा अगर भारत की 5 करोड़ जनसंख्या, सपोज मान के चलो, उनमें जीएम मस्टर्ड भेज दिया जाए। चलो 1.42 बिलियन जो पूरे पॉपुलेशन में जीएम मस्टर्ड, और क्या हो ना हो, अनफॉर्चुनेट, मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगा, बट क्या होगा अगर ये फेलियर हो गया? ठीक है, तो क्या होगा? ये फेलियर होगा। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हमेशा जो है, कोई भी अगर बोले कि जेनेटिकली मॉडिफाई कोई भी पौधा है, अगर उसको रेगुलेट करना है तो कौन सी बॉडी करेगी? वह GEAC करती है। अभी किस बॉडी को वो रिलीज करने पर लगी हुई है? धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11, राइट। तो एक तो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आएगा DMH11 है क्या? तो सबसे पहले बताओगे, एक ऐसा पौधा है मस्टर्ड का, सरसों का, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताता हूँ कि ये मस्टर्ड के अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़े हुए थे GEAC से, तो तभी इन्होंने कमर्शियल, अब सोचो कितना पैसा कमा रही है ये प्राइवेट कंपनी इसको रिलीज करके, बट उनको लोगों के बारे में नहीं जानना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी कमर्शियल क्रॉप है जो अलाउ है। बात करते हैं BT कॉटन की। BT हो गई, ये ऐसा BT हो गई नहीं है, ये है इसे आप बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी वाला ये जो है कॉटन है। अब ये है क्या? देखो, सबसे पहले अच्छे से सुनो। BT कॉटन रिमेन्स द ओनली GM क्रॉप। BT कॉटन एक सिर्फ, और BT कॉटन बनाई कैसे गई है अभी मैं वो भी बताऊंगा। ये सिर्फ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको हमारे देश में अलाउ किया गया है कि आप इस कपास को उगा सकते हो। हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट के लोगों ने बनाई थी, मॉन्सेंटो करके एक कंपनी है और उसने ये बनाया था, और ये निकाला गया था सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थरिंगिजिनस। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है। पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है BT कॉटन में BT क्या है? ये एक बैक्टीरियम है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है, और जनरली ये करता क्या है? अब पहले कॉटन में बहुत सारे जो थे बॉल वॉर्म लग जाते थे, पिंक बॉल वॉर्म जिसे करते थे, बट इस तरह करने से उन पर कीड़े नहीं लगे। तो सरकार ने कहा कि 2002 में BT कॉटन को कॉमर्शियल रिलीज कर देना चाहिए। अब यार किसानों को ऐसे हम पौधे दें जो जिन पे कीड़े नहीं लग रहे हैं, सोचो तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये अप्रूव करने वाली मिनिस्ट्री कौन है? GEAC है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, और ये किसके अंदर काम करती है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। हालांकि BT कॉटन के साथ दूसरे पौधों में भी काम किया जा रहा था, जैसे BT ब्रिंजल। मैं कहूँगा यार मस्टर्ड लोग खाते भी हैं, इसलिए इसको सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। दूसरा ब्रिंजल, बैगन वाला भी। BT कॉटन तो ऐसा है चलो चल जाएगा, बट BT ब्रिंजल और BT मस्टर्ड में अभी क्या है? इनको रिसीव नहीं है कॉन्सेंट। सिर्फ एक ही अभी भारत में है, कौन सा? दैट इज BT कॉटन, राइट। नाउ देखिए, ये हमने कर लिया है। IMF ने कंफर्म किया है कि भारत फाइनेंशियल एश्योरेंस देगा श्रीलंका को। श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो IMF इंडिया की इससे सॉफ्ट इमेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। IMF ने भी अप्रूव किया है, एश्योरेंस दिया है कि भारत मदद करना चाहता है रिटर्न में, राइट। पाकिस्तान PM इश्यूज अपॉलजी टू नेशन ओवर पावर आउटेज, कोई मतलब नहीं है। बाइडेंस कॉल्स फॉर बैन ऑन असॉल्ट वेपन। USA में तो पता ही है यार कितनी लीगल चीज़ें हैं, एक दूसरे को गोली मार देते हैं, वो आम बात चल रही है वहाँ पर। बिजनेस में कोई हमारी काम की नहीं है, स्पोर्ट्स में हमारी काम की कोई न्यूज़ है नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर लेनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।